तो दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें से 70% यानी 70% आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ये प्रश्न मिलेंगे। अगर आप लोग वीडियो को मिस करिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम आप ही होइएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसके जिम्मेवार होइएगा। क्योंकि इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें से 70% एग्ज़ाम आप अगर इसको कर लेते हैं, पूरा 30 सेट कर लेते हैं, तो 70% मार्क्स इसी के तहत आएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत करता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं। इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आप लोग हर एक टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही अहमियत दे करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली का राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तहजीब दी गई है, क्योंकि ये जो होते हैं इसके संचालन का कुछ अनुभव था कि सुस्थापित व्यवस्था की जारी रखने में अनेक लाभ होते हैं। सही बात है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका यानी फिक्स टीम टर्न एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिन्हें हटाना न जा सके। ये भी बात सही है। और अगला होता है बहुवादी समाज और विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल। तो ये भी बात सही हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कह रहा है, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, यानी सबसे पहले इसका मतलब जो राजधानी बनाया था वह कौन था। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छा से जानते होंगे कि वह हर्यक वंश का शासक था, जिसका नाम उदयन था। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया था। उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। यह हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसी वंश को हम लोग क्या पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और इसके बाद से जो शासक आए थे, नागदशक की हत्या करके अमात्य शिशुनाग ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना, ये सभी क्रमवार चला हुआ था। आप लोग को ये बात एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जरूर याद रखना होगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है और हम लोग ईजिली इसको क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर बनिएगा और बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह बौद्ध दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बौद्ध दर्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय धर्म दर्शन यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। कि उस समय जो इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, यानी प्रथम शासक जो थे श्री गुप्त थे। उनके बाद से उनके संतानों में से एक आए थे कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। और उस समय ये जो था ये बौद्धों के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्शन का काम करता था। इसके लिए बहुत सारे मतलब यात्री यहाँ पे मतलब ज्ञानपीठ से संबंधित कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। और उसी समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने भी किया था, जिसका नाम था गोपाल, ठीक ना। और इसी के ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, ठीक ना। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। और उसी प्रकार से पाल वंश की भी स्थापना के समय ये सभी बहुत ही ज़्यादा कहा जाता है ना, उस समय का ये सभी विश्वविद्यालय जो थे ऑक्सफोर्ड का काम करते थे, यानी वहाँ पठन पाठन का कार्य के साथ सब कुछ कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा था, ठीक ना। उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं, यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसके लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, वह राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। उसके लिए और सारी यहाँ पे प्रतिक्रिया बनाई गई रहती है। इसमें जो होता है देखिए, राज्य प्रशासन चलाना यानी राज्य का प्रशासन चलाते हैं, सही बात है। और आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक ना, क्योंकि नहीं रहता है और हम लोग मार जाते हैं कुछ और उसमें अगला है हमारा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो कानून व्यवस्था जो है उसको बनाने का ये काम करती है। और राज्य की जो सुरक्षा होती है वह इनके हक में नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा के लिए आर्टिकल जो बनाया गया है
355, ठीक ना। 355 ये जो है राज्य सुरक्षा के लिए क्या होता है, संघ सरकार उत्तरदायी होता है, ठीक ना। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और हम आपको बता देते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग को आर्टिकल 368 जो होता है वह किससे संबंधित होता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो होती है आर्टिकल 368 होता है। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात यानी राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। और उसके बाद से एक और आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो होता है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी वहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उसका वह शासन चलाया करते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा विवादित क्षेत्रों में ये अक्सर होता है, ठीक ना, या फिर जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके तहत आता है। और आप लोग को एक कमेंट में जरूर करना है कि राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट ये है 360 है। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है वित्तीय घाटा यानी डिफेंसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य है। यानी वित्तीय घाटा से क्या समझते हैं, इसका अर्थ ये हो जाता है कि सभी मदों से प्राप्त आय और खर्च को कम करना, यानी इसी को वित्तीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम लोग वीडियो को बहुत तेज़ी से लेकर के चलेंगे क्योंकि इसमें जो 100 प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो जाए, इससे आप लोग का टाइम बचाते हुए मैं जल्दी से चलने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें जो एक्टिव दिया है इसको किस में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करना है, ठीक ना। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए कह रहा है मिस्टर मुकेश टीचेज अस इंग्लिश, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल है और इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है यानी सिंपल प्रेजेंट का होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा ERM V1 V5 को हटा करके क्या कर देते हैं, ERM लगा देते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा अस है तो इसका सब्जेक्ट वी यानी सब में वी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और हैव तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, परफेक्ट में जाएगा नहीं, ये भी परफेक्ट में जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल जाएंगे क्योंकि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, ERM का लेता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मुकेश टीचर्स, मुकेश पढ़ाता है, अस हमें इंग्लिश, यानी वी टॉट इंग्लिश बाय द मुकेश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी जो इसमें सेंटेंस दिया है इसमें सफिक्स को बताना है और उससे क्या होता है, मतलब सफिक्स को बता करके इसको सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस। अब केयरलेस में इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, तो केयरलेसनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फैक्ट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक ना। और 100% श्योर रहिएगा, इसमें से 70% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक ना। इसमें अगला प्रश्न हमारा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी इसमें जो सेंटेंस दिया है वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, यानी वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है गंगा हमारे गंगा को हम लोगों को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, गंगा को हम लोगों को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। और ये जो ऑप्शन है इसमें आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिए यानी वी शुड हमें, हम लोगों को या हमें, तो हमें तो यहाँ हमें हो जाएगा। यहाँ गंगा आपका बिल्कुल पहले नहीं आने वाला है। यहाँ देखिए ये एलिमिनेट ऑप्शन के थ्रू भी हम चल सकते हैं, ठीक ना। और इसमें आपका हम लोग यानी तीनों में हम लोग है, को है, गंगा गंगा है। आप बताइए उसके बाद से को प्रदूषित में गंदगी, ये क्या है, इन सेंटेंस में देखिए आप कहीं इन देख रहे हैं तो नहीं, गंगा में प्रदूषित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। को आपका दोनों सही जा रहा है, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे नोट लगा है तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द अल्टरनेट विच ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट
ऑफ द वर्ड्स एंड इन अ सेंटेंस। इसमें है इरिटेटिंग इनकन्वेंशियन, यानी इरिटेटिंग इनकन्वेंशियन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए आप लोगों को क्या बताना है, तो अल्टरनेट बताना है। तो अल्टरनेट इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस इरिटेटिंग का हो जाएगा हमारा हैजल, यानी परेशानी करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी इसमें आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल सही होगा। राम गेव, यानी जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, राम गेव मी, राम ने मुझे दिया। तो यहाँ देख लीजिए डैश डैश 1 रुपये नोट, यानी आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए कि राम ने मुझे दिया, कितना का रुपये दिया, यानी कितना का नोट दिया, ये आपको इसमें बताना है। इसके साथ कौन सा आर्टिकल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये वन जो होता है, वन क्या, वन यानी वन, व से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आर्टिकल में ये भवेल देखिए, भवेल हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि वो आ रहा है, और द तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो ऐसा कुछ है नहीं। और नो नीड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसीलिए 1 रुपये, यानी ये 1 रुपये, यह हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। यानी उच्चारण के अनुसार हम लोग देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ध्वनि हम लोग क्या वोवेल और कंसोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोग ऐसे प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है। इसमें से कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन, देश के किसी भाग में बसने का, तो ये तो सबको अधिकार है जी, ठीक ना। तो ये इसका गलत, क्योंकि हमको नेगेटिव ढूंढना है, ठीक ना, नेगेटिव ढूंढना है, तो नेगेटिव यही तो बात सही है। अगला है हमारा लिंग समानता का अधिकार। आप बताइए किसी को लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये भी तो समानता दिया जाता है। और सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर ये देखिए, सूचना या शोषण के विरुद्ध ये भी अधिकार होता है, लेकिन ये इसका गलत हो जाएगा। यानी इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा नहीं ढूंढना था, तो निगेटिव हमारा सूचना का अधिकार, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले, यहाँ है कार्बन, यानी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है। तो ये प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भिलवंडी जो है महाराष्ट्र का, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। यानी भारत में जो झूम कृषि होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा नागालैंड हो जाएगा। और इसी प्रकार से सबसे इसमें अगर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देता है तो आप लोग उसको भी इजीली करने का प्रयास करिएगा। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ होता है, तो नागालैंड में होता है, ठीक ना। और झूम कृषि और राज्य भी आप लोग कुछ कुछ ये सभी जानते रहिएगा। तो सबसे ज़्यादा होता है आपका नागालैंड, ये पहाड़ी तराई क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न हमारा बिहार सरकार के किस वर्ष, यानी बिहार सरकार ने किस वर्ष नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का जो प्रावधान किया था वह किस वर्ष किया था। तो ये हो जाएगा 2016 में, यानी 2016 में आरक्षित क्या किया गया था, 35% कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, ये जो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा, यानी बिहार में सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में किसे दिया जाता है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी बिहार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान है, जिसमें ये सभी आते हैं। और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये बात याद रखना चाहिए, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश से संबंधित, यानी कालिदास जो आपसे पूछेगा कालिदास जो पुरस्कार है किस देश से, किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। और सरस्वती पुरस्कार के वीड़ा फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। नहीं, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अति सुधो स्नेह की मारंग जहाँ नेकु श्यान बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है। तो ये जो पंक्ति है आपका धनोतरी की है, धनोनिंद की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका
धनानंद जो थे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, उन्हीं का यह उक्ति है। ये जो घनानंद, आप लोग पता है नंद वंश का सबसे अंतिम शासक जो थे, जिनको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य वंश की स्थापना किया था, उन्हीं की यह युक्ति है, ये उन्हीं की कथन है। अगला प्रश्न हमारा है 20 के दांत किसकी रचना है, यानी 20 के दांत जो है यह किसकी रचना है, तो ये हो जाता है आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्दों को चयनित करें तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भूलक्कड़, इसका तो भूलक्कड़ यानी आपका जो है लक्कड़, यानी ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। और 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भुल्लक्कड़, यानी आधा आधा कर दोनों में होता है, संयुक्त का संयुक्त होता है, ठीक ना। अगला है सरला ने फल खाया जाता है, यानी इसमें कर्तृवाचक कौन सा है, यानी सरला ने फल खाया, इसमें कर्तृवाचक के रूप में सरला फल खाती है, यानी कर्तृवाचक के रूप में ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं होगा। और इसका फल खाती है, खाई यहाँ पे ना, इसीलिए गलत है, खाती है हो जाएगा, सरला फल खाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है एक पूर्णतः प्रस्था टक्कर में, तो अब देख लीजिए पूर्णतः प्रस्था टक्कर में क्या होगा, संवेग और गति ऊर्जा दोनों ही संरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मज़ा आने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न देखिए कितना इजीली, हम लोग लंबे लंबे प्रश्न को छोड़ देते हैं, पढ़ने का प्रयास करिएगा। कह रहा है जब हम रबड़ के गड्ढे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किस वजह से होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए रबड़ और गद्दे में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा के कारण ये होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है, तो आपको कनकेव मिरर आपको याद होना चाहिए। कनकेव मिरर इट मीन्स आपका उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में ही अवतल लेंस में ही व्यक्ति क्या करता है, अपना दाढ़ी वगैरह, कान नाक वगैरह या फिर सोलर कुकर में इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा उत्तल दर्पण का हो गया। नेक्स्ट है 24 नंबर का ठोस में चल सकने वाले तरंगे, यानी ठोस में जो तरंगे चलती हैं वो किस प्रकार की तरंगे कहलाती हैं, तो ये होते हैं दोनों होते हैं, यानी ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों चल सकती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। इस प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, क्योंकि 25 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ में सीधे निकल जाती है, उसको उस पथ को क्या कहते हैं, तो उस पथ को कहते हैं प्रकाश केंद्र, यानी प्रकाश केंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लेंस में आवर्धन मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है, यानी जब 1 से कम रहेगा तो वह लेंस क्या कहलाता है, तो आपका अवतल लेंस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है वस्तु बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु का साइज जो दिखेगा बड़ा दिखेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, तो ये अवतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का वो एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है, और इसमें जो होता है ये अर्ग होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है, ठीक ना, और टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये टेस्ला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयनित करिए जो त्रिशंकु होना, यानी त्रिशंकु होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, त्रिशंकु होना मुहावरा जो होता है अधर में लटकना, अधर में लटकना, यानी बीच में क्या होना, लटक जाना, ना आर ना पार, बीच में रह जाना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये जो लैम्डा है, यानी
इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका फैराडे का होता है, फैराडे इसको कहते हैं, ठीक ना, फैराडे मीटर प्रति होता है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप इतना है तो आप लोग इसका क्या बताइएगा कि उसका लंबाई कितना होगा। तो आप लोग को ये फार्मूला पता है कि इसमें जो फार्मूला लगता है क्या लगता है, तो आयत का लंबाई का फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या क्या करिएगा, परिमाप से संबंधित फार्मूला लगाइए, क्योंकि परिमाप हमारा क्या कहता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू यानी 2x में कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग ऐसे फार्मूला लगाइएगा 2 इंटू एल हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एल हमारा निकालना है, ठीक ना। तो एल को मान लीजिए x और जो चौड़ाई है क्या है उससे 24 अधिक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट से किए और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट x प्लस 24 करके इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा, जस्ट लाइक थोड़ा सा वेट करिए, एक बड़ा ब्रैकेट लीजिएगा, लंबाई l मानते हैं और इसमें एक है 24% अधिक है, ठीक है, 24 अधिक है, और इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा 112 रख करके तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम क्या आएगा ऑप्शन, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है ना, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक तरफ आप फार्मूला रखिएगा, दूसरी तरफ क्या करिएगा उसका मान रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप सॉल्व करिए और उसके बाद कमेंट आंसर में करिए, क्योंकि मैं आप लोग को आंसर बता चुका हूँ। उसी प्रकार से 33 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 हरी और 15 लाल गेंद बर्तन में डाली गई है और एक हरी गेंद को चुनने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। और प्रायिकता से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको दिक्कत करेगा। तो मैथ्स वाले जो प्रश्न हैं इसमें इसको हम स्किप करते चलेंगे और आप लोग आंसर्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आंसर कमेंट करिएगा तो हमें ये ऐसा लगेगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी हमारा देखिए कह रहा है निम्नलिखित का गुणनखंड बताना है और इसको भी आप लोग हम आंसर टिक आउट करा दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न जो है आपका आरोही क्रम में सजा करके इसका माध्य ज्ञात करना है। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोग आंसर अपना कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। खुद से सॉल्यूशन करिएगा और आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। उसी प्रकार से ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको प्रूव करिएगा, उसके बाद से आपका आंसर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि लंबवत, ये आपका मैथ का प्रश्न है और ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नंबर गेनिंग होता है, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोहे, ये भी आपका जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कपास की पैदावार डैश डैश में अच्छी होती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होती है, तो काली मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य, यानी वन जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है कर्नाटक, यानी बाक से करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं, यानी बाक। बाक बिहार के हैं भाई, ये इतना तो समझते हैं। बाक ये क्या बात कर रहे हो, वन जीव अभ्यारण्य बाक की बांदीपुर जो है बाक, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये करके आप लोग याद करिएगा, ये जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई डैश डैश द्वारा मालूम की जाती है, तो ये समुद्र की गहराई हम लोग मापने के लिए किस मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में करते हुए आप लोग जरूर अपना भी कमेंट शेयर करिएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जी सोनार होता है, यानी सोलर नेविगेशन। ये अंदर इसके तरंगे भेजे जाते हैं, वो नीचे की वस्तुओं का
गहराई पता करके बता देता है। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना बनाई गई है, वह कहाँ पे स्थित है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये ओजोन परत किससे बचाती है? तो ये सभी पराबैंगनी किरणों को से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? यानी जो शुष्क सेल होता है उसका एनोड किसका बना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट का बना होता है, यानी कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 प्रश्न संख्या हमारा कह रहा कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एडवर्ड टेलर ने किया था। और एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार करके अपने नाम यह कर लिया था। चलिए ठीक है। उसके बाद से इसमें मानव का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 mm, यानी ब्लड जब इधर से जाता है तो 120 की रफ्तार से जाता है और रिटर्न होता है 80 की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आता कि क्या 120/80 ऐसे होते हैं कि रफ्तार जो होता है इधर से जाता है उधर से रिटर्न आता है 80 के रेट से, ठीक ना। अगला उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण की आवश्यकता होती है, किस वजह से होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कैल्शियम ज़्यादा होती है इसमें। और इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग मैट्रिक का जो एग्जाम स्टूडेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइट होता है, ठीक ना। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु होती है। कांच को नीला रंग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है? यानी नीला रंग किसकी वजह से होता है कांच? ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? यानी रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, विटामिन डी इसका सही नहीं होगा, विटामिन के होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विटामिन के होता है यानी खून की कमी के कारण। ये डी तो आपका हड्डियों से संबंधित है और ये आपका आँख के रेटिना से संबंधित है। और सी जो है विभिन्न प्रकार के स्कर्वी रोगों से संबंधित है, यानी आपके खट्टे पदार्थों में ही मिलते हैं सी वाले। और ये के जो है अंकुरित पदार्थों में, जैसे आप डिबिया कोई हरा सब्जी पालक वगैरह खाइए उसमें विटामिन के मिलेगा, जिससे आपके बॉडी में खून की कमी नहीं रहेगी। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है हल्का पीले रंग का होता है? गाय का दूध पीले रंग का होने का कारण होता है कैरोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? यानी एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में आप लोग को पता होना चाहिए 3 हड्डियाँ होती हैं कि 6 होती है। ये 2 कान है तो जाहिर सी बात है एक कान में 3 हड्डियाँ और दूसरे कान में कितनी हड्डियाँ? तो 2 यानी 3 कितने हो जाएंगे? 6। इसमें 3 ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए 6 कर देंगे। अगर 3 होता तो 3 मारते, क्योंकि 3 हड्डियाँ होता है MIS करके याद करिएगा, मिलियस इंकस और स्टेपिस, यानी सबसे छोटी हड्डी कान की होती है स्टेपिस। 3 हड्डियाँ होती है, दोनों कानों में मिला करके 6 हड्डी हो जाएंगे। अगला है पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? यानी पौधे में जो जाइलम हड्डियाँ होती है किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? सॉरी, इसमें कुछ छूटा नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पौधों में जाइलम जो हड्डी होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जाइलम जल का वहन करती है। आप बताइए इसमें क्या है? यानी जाइलम है तो जल का वहन करेगी, यानी पानी और खनिज का जमीन से लेकर के पौधों को देंगी। और फ्लोएम का काम होता है फलों में भोजन का पहुँचाना। अगला है प्याज का निम्नलिखित में से किसका खाद्य जमा होता है? तो इसका हम लोग जो तना खाते हैं इसका यही होता है। और प्याज का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्क पत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्क पत्र इसको हम लोग कहते हैं। सल्क पत्र खाने इसी में जो होते हैं इसके सभी चीज़ें जमे होते हैं। अब यहाँ पे खाने वाला पदार्थ आप लोग मत मार दीजिएगा, ठीक ना। लाल रुधिर किस कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है उपभोक्ता शोषण
का प्रमुख कारण है, यानी उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण होता है ऑप्शन नंबर कूड़ा इसमें हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अभाव होता है, वस्तुओं का सीमित आपूर्ति और उपभोक्ता का अज्ञानता, ये सभी कारण हो जाते हैं, जिससे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रॉकेट एक्ट के विरुद्ध रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था, किसने लगाने के दौरान लगान के न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह सुझाव किसने दिया था? 63 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह करेक्ट जवाब, यानी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने कहा था कि लगान नहीं दिया जाएगा, और इसी पर ये इनकी कहानी थी। और रॉलेट एक्ट कानून जो था 1919 ईस्वी में आया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी कानून को हम लोग बिना दलील अपील के कानून के नाम से भी जानते हैं, और इसी के आह्वान में इन्होंने कहा था हम लोग लगान नहीं देंगे, सहजानंद सरस्वती। ठीक ना, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, अगर किसने खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों के में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी महात्मा गांधी जीते, इसको देख करके उन्होंने यह अनुमान लगाया, और कहा जाता है गर्म हथौड़े के तहत मतलब समय अगर कोई काम करिएगा तो बेहतर होता है। उन्होंने ऐसा किया और भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी योगदान भी किया। कह रहे 14 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपनी भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, और तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? यानी जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया था तो उस समय वहाँ का समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? यानी 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी चिश्ती, आप लोग चिश्ती से संबंधित आप लोग प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी का, यानी ख्वाजा उस्मान हुरानी के यह क्या थे? शिष्य थे। ठीक ना, उसके बाद अगला है एलम, यानी डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो आपका करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स जितने भी बुक है उसके बारे में ऑथर और उसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा रिकी केज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से ओम्बुड्सेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये स्वीडन 1809 ईस्वी में हुआ था। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? यानी बाल्कन जो प्लान बनाया गया है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा भारत विभाजन योजना था, यानी भारत विभाजन योजना यह चलाया गया था 1947 में, स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये था। ठीक ना, माउंटबेटन के तहत यह बाल्कन अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है महिलाओं की 68 किलो वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? यानी ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये जो है आपका निशा दाहिया जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बैंक आपका द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? यानी आपका बैंक आपका द्वार यह जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 74, इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा, कह रहा है किस वर्ष मुंबई में पहले भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था? तो कपड़ा मिल का स्थापना 1854 ईस्वी, आराम से याद कर लीजिएगा। ये देखिए पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप 1 नंबर हो सके तो मिस कर सकते, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा विदाउट स्किप किए। और कह रहा है चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कब किया था? यानी चीन जो तिब्बत को अपने अधीन कब किया था तो ये 1959 ईस्वी में किया था, और इसी के तहत वह इस पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। ठीक ना, और आप लोग उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के किस देश से लिया गया है? तो यह किस देश से लिया गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, स्पेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री राज्य को नौका कप्तान कहा था? यानी राज्य को नौका कप्तान के नाम से किसने कहा था?
और यह मंत्री कौन थे? ये मुनरो थे। विल्सन मुनरो जो थे, इन्होंने नौका कप्तान के नाम से संपादित किया था। ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 हमारा कह रहा है कि भारत माता यानी भारत माता किस कवि की रचना है? यानी भारत माता किसकी रचना है? सुमित्रा नंद पंत जी का यह रचना है। भारत माता सुमित्रा नंद पंत की रचना है। शीर्ष कविता जो है यह ग्राम्य काव्य संग्रह से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, तल्लीन का संधि विच्छेद, यानी तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत्धनलीन, यानी तत्धनलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्य का उपयुक्त शब्द क्या है? यानी किसी का हंसी उड़ा दिए, मजाक उड़ा दिए, या वो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है उपहास, यानी किसी के ऊपर मीम्स बना देना, हंसी बना देना, उसी को कहते हैं उपहास। ठीक ना। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिए गए वाक्य में किसका संबंध अशुद्धियों से है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें क्या अशुद्धि है? तो आप लोग देख लीजिए, सर इसमें क्या कह रहा है? अशुद्धियाँ हैं 80 नंबर प्रश्न का। तो देखिए संज्ञा से संबंधित है, यानी संज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक ना, और इसमें यही त्रुटियाँ हैं, यानी संज्ञा से संबंधित है। उसके बाद से है अगला प्रश्न कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? यानी भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी जो है निवास करती है? तो 81 नंबर का ये जो 17% समथिंग होता है, 17% याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आएगा, टिक कर दीजिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी किससे संबंधित से संगठन से थे? ये कार्बोनरी से संबंधित थे। यह ऑप्शन नंबर ए इसका गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से अभी पढ़ लीजिए। ये सभी बेसिक नॉलेज है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला एथलीट बन गया है? यानी डायमंड लीग जो जीता है ये हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा जी हैं, यानी जेवेलियन थ्रोअर है, भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, और इन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी भी जीत लिया। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी 16वां जो IPL का संस्करण हुआ है तो इसका खिताब जीतने वाला कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग भैया माही का ये दबदबा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 86 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद यानी गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत करते थे? 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि समिष्ट अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता? यानी समिष्ट अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता? तो ये उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अभी तक आप लोग वीडियो में है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई से आपका उम्मीद क्या है, बस आपको लाइक और शेयर करते रहना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत है? अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है यह किसके अंतर्गत है? तो यह है ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन था? यानी कौन सा कानून इसमें प्रथम मंत्रिमंडल का था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये AP मुखर्जी का कानून था। ठीक ना, ये जो प्रथम था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवर सीटों का आवंटन 1971 की जागरूकता पर अधीनता है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी ये जो है तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 तक जैसा का तैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ठीक ना। अब तब्दीली जैसे कि आपका ये जो आर्टिकल 31 के तहत 1973 में लोकसभा निर्वाचन किया गया था, और उसी में समय 525 से बढ़ा करके इसको कर दिया गया था कितना? 545 कर दिया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2011 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा 2026 तक यह स्थगित कर दिया गया। इसमें कोई तब्दीली नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 525 से क्या कर दिया गया है? तो 545 कर दिया गया। ठीक ना,
545 कर दिया गया है और इसको अब एक के बार 2026 में चेंजिंग किया जाएगा। 91 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अभिक्रियाशीलता के आधार पर ये किसका हो जाएगा, तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता का क्रमिक व्यवस्था करना, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक होते हैं। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा ब्लड क्लॉटिंग में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 92 नंबर का सी नंबर यानी C++ इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, यानी नरेगा जो था पहले नरेगा के नाम से चलता था, अब मनरेगा के नाम बदल दिया गया था। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म के दिन 2 अक्टूबर 2000, इसमें सन केवल अलग है, आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा 1869, ठीक ना। 2 अक्टूबर 2009 को यह नरेगा से क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ठीक ना। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को 2003 में इसको क्या किया गया था, ये नाम दिया गया था और इसको बदल करके 2009 में मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न है जीवन के आधारभूत पदार्थ माना जाता है, यानी किसको जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य नहीं रहेगा हमारा जीवन सफल नहीं होगा और हम जी नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है सबसे अधिक किस प्रकार में होती है, तो लाल प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनल फॉर द गिवन वर्ड, जिसमें द वर्ड वर्टेब्रेट एट एनिमल्स दैट ट्रैवल ऑन द ग्राउंड। इट मीन्स क्वेश्चन 45 का सही जवाब हमारा 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल्स। वैसे जीव जो जमीन में क्या करते हैं, चिपक के चलते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं, ठीक ना। क्राउल द ग्राउंड यानी चिपक के चलते हैं, रेंग करके चलते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी दाया इज सफरिंग डैश डैश फीवर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अक्सर ऐसा आता है फ्रॉम द फीवर। आप लोग बीमारी में थोड़ी ना चलेगा एट पर छोड़ेंगे ऑफ, तो ये डबल ऑफ के लिए तो कोई बीमारी का कारण हो जाता है, कहा थोड़ी ना होगा, इसीलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी उल्टा शब्द बताना है। डिले डिले मीन्स क्या होता है, तो डिले मीन्स होता है देर कर देना। देर कर देना का एंटोनिम और क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, इसमें होल्ड मीन्स रोकना, रोकना होता है, और पोस्टपोन मीन्स क्या होता है टाल देना होता है। पोस्टपोन टालना, रोकना होल्ड, और रिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है पाबंदी, इसीलिए ये एडवांस हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडवांस भी क्या होता है, एडवांस यानी आगे कर देना, उसी को डिले कर देना, देरी कर देना, ठीक ना। 99 क्वेश्चन नंबर देखते, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंड साइनोनिम, यानी इसको क्या करना है पर्यायवाची बताना है, किसका ट्रांजिशेंट का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी टेम्पररी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है ट्रैप मीन्स क्या होता है जाल या फंसाना, ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है परिवर्तन करना, ट्रांसमिट मीन्स होता है प्रसारित करना, और टेम्पर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्पर्ड भी क्या होता है टेम्पररी मीन्स समकालीन होता है, और ट्रांजिट मीन्स समकालीन क्षणिक होता है। और इसका आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन ऑडियंस बताना है, यानी बॉटम लाइन यानी ऊपरी जो कथन है इसको क्या कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कोई भी अगर कारण होता है तो सबसे ऊपरी कथन को ही हम लोग पढ़ करके अति करते हैं, ठीक ना। कोई भी सिलेक्शन आपको अपने वीडियो को देखते किसी की वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले क्या आपका उपयुक्त कारणों को देखते हैं, और उसी के तहत कहते हुए लग रहा है कि जो इसमें टाइटल्स हैं टाइटल्स को देख करके हम लोग उसको भावित होते हैं, इसीलिए उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर अंत तक आप लोग बने हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र, आप लोग ऐसा करिएगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, उससे आपके भाई का हेल्प हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।